वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थ्योरी इन आईआर के आईआर के अंदर क्रिटिकल थ्योरी क्या पर्सपेक्टिव है, क्या इसका एंगल है। तो इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और इसके मेजर अजम्पशन पे बात करेंगे, और दूसरे हिस्से में हम इसके मेजर थीम्स पे बात करेंगे कि द स्टेट एंड पावर, इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, और इसी तरह ये कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, पीस एंड सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में जो क्रिटिकल थ्योरी है ये किस पर्सपेक्टिव से, किस एंगल से देखती है, यानी इन चीज़ों को किस तरह वो एनालाइज करती है। तो आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और मेजर अजम्पशन देखेंगे, ठीक है। तो इससे जो दूसरी वीडियो होगी उसमें मेजर थीम्स की बात करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली, यानी कि पहले तो ये कि क्रिटिकल क्या होता है। क्रिटिकली आप जिस तरह, अगर आप लिटरेचर में, अदब के अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम अक्सर पोइम्स करते हैं कि जिसमें हम उसका क्रिटिकल, तनकीदी जायज़ा लेते हैं कि इसमें कितनी वर्सेस हैं, इसमें अलिट्रेशन क्या है, इसमें एजोनेंस क्या है, इसका रिदम क्या है, इसकी राइम स्कीम क्या है, इसमें कितने कोपलेट हैं। या इस तरह जब उसकी तशरीह करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो शायर था वो किस ज़माने में पैदा हुआ, उसके किस तरह के ख्यालात थे, ठीक है, उस वक्त जब पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। यानी पूरा का पूरा हम उसे क्रिटिकली एनालाइज करके सामने रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो इसी तरह जो क्रिटिकल थ्योरी इन आईआर है ये भी चीज़ों का इसी तरह तनकीदी नज़र से जायज़ा लेती है। मिसाल के तौर पर हमने पीछे रियलिज़म, लिबरलिज़म, स्ट्रक्चरलिज़म किया, तो हर थ्योरी का एक ख़ास पर्सपेक्टिव था। जिस तरह रियलिज़म, उसने कहा कि ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश, और इसी बेस पे वो स्टेट पर चला गया कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, एग्रेसिव है, सेल्फ इंटरेस्टेड है। तो स्टेट भी सेल्फ इंटरेस्टेड है, सेल्फिश है, अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है, और फलां फलां। इसी तरह लिबरलिज़म ने कहा कि ह्यूमन नेचर इज़ गुड, और इसी तरह आगे। यानी कि हर थ्योरी का एक ख़ास पर्सपेक्टिव था, एक ख़ास उसका स्टैंड था। तो जो क्रिटिकल थ्योरी है बेसिकली इसका एक ख़ास पर्सपेक्टिव नहीं है कि आप ये कहें कि ये क्रिटिकल थ्योरी की बात है। बेसिकली बातें तो हैं जिस तरह आज हम सारी करने वाले हैं, लेकिन एक ख़ास पर्सपेक्टिव, एक ख़ास एंगल नहीं है, बल्कि ये चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करेगी। मसलन एक चीज़ आपके सामने है तो ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, यानी पूरा जो सिटी स्कैन है वो क्रिटिकल थिंकर्स करते हैं। पॉजिटिव बातें भी, नेगेटिव बातें भी, अच्छी भी, यानी कि जो चीज़ भी उसका एनालाइज हो सकता है उसको ये करेंगे। नंबर 2 कि क्रिटिकल थिंकर्स किस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं। मसलन ये थ्योरी है तो किस मकसद के लिए है। जिस तरह जो लिबरलिज़म और रियलिज़म था तो वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि आप दुनिया में पीस कैसे कायम कर सकते हैं, आप दुनिया में जो वार है उसे ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या तरीके हैं। तो इसी तरह दोनों थ्योरीज़ ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से उसका जवाब दिया कि इस तरीके से पीस को अचीव किया जा सकता है। तो जो क्रिटिकल थ्योरी है, जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं, उनका जो सवाल है जिसका वो जवाब ढूंढ रहे हैं वो ये है कि ह्यूमन इमांसिपेशन, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। ह्यूमन इमांसिपेशन क्या होती है कि अगर कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में है, ठीक है, तो उसको उससे आज़ादी दिलवाना, निजात दिलवाना, ठीक है। इमांसिपेशन, निजात दहिंदा, ठीक है। तो इसी तरह जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं वो इंसानों की इमांसिपेशन की बात करते हैं कि वो लोग जो ग़ुलामी का शिकार हैं, जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको उससे कैसे इमांसिपेशन, कैसे निजात मिल सकती है। तो पीछे स्ट्रक्चरलिज्म में हमने देखा था कि कैसे कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करता है कि जिसमें मज़दूरों का, वर्किंग क्लास का इस्तेसाल किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह उनको कैसे आप आज़ादी दिलवा सकते हैं, कैसे उनकी इमांसिपेशन कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब क्रिटिकल थ्योरी देखती है। नंबर 3, क्रिटिकल थ्योरी में और स्ट्रक्चरलिज्म में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि कार्ल मार्क्स से, मतलब कार्ल मार्क्स से इसका ओरिजिन लिया जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म का भी और क्रिटिकल थ्योरी का भी, लेकिन दोनों में एक फ़ंडामेंटल डिफरेंस है। आप स्ट्रक्चरलिज्म को देखिए और इसको देखिए तो आपको सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, लेकिन फ़र्क ये है कि क्रिटिकल थ्योरी दोबारा से कि वो चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर रही है। स्ट्रक्चरलिज्म का एक ख़ास स्टैंड है कि वो एक सिस्टम को, एक सोसाइटी को, सोशल क्लास को एज आ स्ट्रक्चर लेता है और उसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है उस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर क्रिटिकल थ्योरी में हम देखेंगे कि हम ओवरऑल सिस्टम को भी और एजेंसी को भी एनालाइज करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी एजेंसी है, दोनों में रिलेशनशिप क्या है और किस तरह का काम वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरऑल ओवरव्यू था, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं।
तो क्रिटिकल थ्योरी देखती है रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी और आइडिया एंड एक्चुअल सोशल प्रैक्टिस। मिसाल के तौर पर जिस तरह रियलिज्म था, उसने कहा कि ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश, तो क्रिटिकल थिंकर क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा, तो वो बाहर जाएगा और देखेगा कि क्या वाकई ह्यूमन नेचर सेल्फिश है या नहीं है। इसी तरह जो लिबरलिज्म है वो ये कहता है कि आप डेमोक्रेसी कायम करें, आप फ्री मार्केट करें, गवर्नमेंट इंटरवेन ना करे, ठीक है। इस तरह का जो निज़ाम होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल। तो क्रिटिकल थिंकर क्या करेगा, वो फिर माशरे में जाएगा और देखेगा कि अच्छा लिबरलिज़म इस तरह कहता है, तो अगर इस तरह की बातें हों तो क्या वाकई पीस कायम हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। यानी क्रिटिकली वो चीज़ों को देखेगा, वो किसी चीज़ के हक़ में या सपोर्ट में नहीं जाएगा कि अच्छा मेरा ये स्टैंड है, नहीं, आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने एक तनकीदी उसका मुआयना कर लिया। तो ये नीचे जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको मेजर अजम्पशन में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा कि लिबरल देखते हैं कि, ठीक है, ये मेजर अजम्पशन में ही मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड आइडियोलॉजी, यानी बेसिकली क्लास का रूल मेंटेन करने में जो लिबरलिस्ट हैं उनका एक बड़ा हाथ है। लेकिन बाहर से लिबरलिज़म को देखा जाए या लिबरल को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ा वो यानी डेमोक्रेसी की उसकी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल, कॉमन सेंस की बात करते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसका बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किया और कहा, बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ जो लेजिटिमाइज दैट इज़ ऑप्रेसिव, ये लिबरलिज़म कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने कहा कि पर्पस ऑफ थ्योरी, ठीक है, ये दो तरह का होता है, या तो थ्योरी स्टेटस को चैलेंज करती है या उसे सपोर्ट करती है, ये दो तरह के काम होते हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने कहा कि थ्योरी का मकसद सिर्फ स्ट्रक्चर्स को या चीज़ों को आइडेंटिफाई करना नहीं होता कि मिसाल के तौर पर आप ये कह दें कि इस तरह तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या इस तरह का निज़ाम है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं बताना कि ये मसला है, बल्कि आप ये भी बताएं कि इसका सल्यूशन क्या है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल थ्योरी है ये उसका सल्यूशन भी बताती है, जो हम आगे इसको देखेंगे। तो एक चीज़ ये, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी और जो सोशल सिस्टम होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से मुराद जो आपका कैपिटलिज्म का निज़ाम है, सोशलिज्म का निज़ाम है या जो भी है। इसके अलावा सोशल क्लास सिस्टम, यानी कि आपकी जो इलीट क्लास होती है, फ्यूडल क्लास या बुर्जुआजी जिसे कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करता है, ये दोनों मिल के कंसंट्रेट सोशल चेंज, यानी कोई भी तब्दीली या कोई भी रेवोल्यूशन आती है तो उसको जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर होता है और जो सोशल क्लास सिस्टम होता है, ये दोनों मिलके उसे रोकते हैं। ज़ाहिर बात है कि जो हमारे एलीट्स होते हैं उनके लिए जो स्टेटस को से मुराद जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल है वही बेस्ट होती है, क्योंकि कोई भी तब्दीली आएगी तो ज़ाहिर बात है वो उनके स्टेटस को चैलेंज करेगी, उनका स्टेटस नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो वो रिस्क नहीं लेते और जिस तरह की चीज़ें होती हैं उनको उसी तरह से रखने की कोशिश करते हैं। तो ये बात है इसमें। इसके अलावा कैपिटलिज्म इज़ एक्सप्लॉयटेटिव बट ऑफर सम सोशल चेंज, इसको हम आगे देखेंगे कि कैपिटलिज्म को ये कहा जाता है कि ये एक्सप्लॉयटेटिव है, लेकिन ये कुछ इसमें थोड़ी गुंजाइश है कि आप चेंज ला सकते हैं, और वह गुंजाइश इसके इस्तेसाल यानी इसकी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर से ही पैदा होती है। इसके अलावा माशरे में जो इनइक्वलिटी है उसका इंडिकेटर सिर्फ सोशल क्लास ही नहीं है कि ये एलीट क्लास है, ये लोअर, ये वर्किंग क्लास है, ये बुर्जुआजी या प्रोलेटेरिएट है या इस तरह, बल्कि जो इनइक्वलिटी है वो नेशनलिटी, एथनिक ओरिजिन, रेस एंड जेंडर, ठीक है, जो फेमिनिज़म आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी अरूज पर है, तो उनके ज़रिए से भी आप इनइक्वलिटी को माशरे में एनालाइज कर सकते हैं। ये थोड़ी इसका मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, पहले सिर्फ सोशल क्लास ही थी जब ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था, मैंने ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाया क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियोस की तादाद और लेंथ लंबी हो जाती है। तो इसका हम ओरिजिन देखते हैं और फिर मेजर अजम्पशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद इसका ओरिजिन देखते हैं। तो इसका ओरिजिन 3 बंदों से लिया जाता है। एक तो कार्ल मार्क्स द ग्रेट हैं, इसके बाद इटली के पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंटोनियो ग्रामशी हैं, और इसके अलावा जर्मनी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैबरमास हैं। मार्क्स और ग्रामशी आप जानते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है और हैबरमास अभी भी हयात हैं। तो कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी ऑफ एलियनेशन देता है। ये बेसिकली कैपिटलिज्म का जो निज़ाम है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उस पर क्रिटिकली एनालिसिस किया है कार्ल मार्क्स ने। तो उसमें वो बताते हैं कि किस तरह कैपिटलिज्म के निज़ाम में एक जो मज़दूर होता है वो कोई प्रोडक्ट बनाता है किसी फैक्ट्री में या कहीं भी, ठीक है, लेकिन चूँकि वो उसे ऑन नहीं करता, मसलन जिस चीज़ से वो चीज़ बनाई जाती है, मिसाल के तौर पर कपड़ा है या कोई जूता है, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं जिनको मिला के ये चीज़ बनाई जाती है, तो चूँकि वो उनको ऑन नहीं करता, वो उसके अपने नहीं
होते हैं, वो फैक्ट्री मालिक के होते हैं या उसके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, तो चीज़ वो बनाता है। लेकिन जब वो चीज़ मार्केट में जाती है तो चूँकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसको ख़रीद सके, तो वो शख्स, वो मज़दूर अपनी ही हाथ की बनाई हुई चीज़ से एलियनेट हो जाता है, उससे बेगानगी इख्तियार कर लेता है। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को एलियन महसूस करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी फैक्ट्री में मैंने शूज़ बनाया, ठीक है, मैं एक मज़दूर हूँ, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, और अपना ही बनाया हुआ जूता जब मैं मार्केट में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको ख़रीद सकूँ। तो यहाँ से बेसिकली मैं उस चीज़ से एलियनेट हो जाता हूँ कि यानी मुझे लगता है कि वो चीज़ मैंने बनाई नहीं, वो तो पता नहीं कुछ और है। इसके अलावा मुझे अपना शऊर नहीं रहता, मुझे अपना पता नहीं रहता। इसकी जो थ्योरी ऑफ एलियनेशन है, इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं मुख्तसर यहीं तक ही रख रहा हूँ कि वो अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से बेगानगी इख्तियार कर लेता है। तो और ये कहाँ पर होता है? ये कैपिटलिस्ट के निज़ाम में होता है। ठीक है, ये मैंने आगे लिखा है, ड्यू टू पार्टिकुलर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि कैपिटलिज्म का होता है। इसके अलावा जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ये सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उनकी जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह पहले ज़मींदार थे, उनकी ज़मीन होती थी, फ्यूडल लॉर्ड होते थे। आजकल के दौर में जिसके पास फैक्ट्री है, जिसके पास इंडस्ट्री है, और आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, ठीक है, जिनमें ये कढ़ाई वगैरह का काम किया जाता है। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, ये सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए रूल नहीं करती, बल्कि आइडियाज़ और आइडियालॉजी के ज़रिए भी रूल करती है। इस पर बेसिकली जो हमारे ग्रामशी हैं, इन्होंने ज़्यादा रोशनी डाली है, और इसको हम आगे इसके मेजर असम्पशन में ही देखेंगे। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने कहा कि फ़िलासफ़र्स हैव अंडरस्टूड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज़ टू चेंज इट। ये जो हमने पीछे बात की थी कि थ्योरी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी कोई बात करते हैं और सिर्फ मसले बताते हैं कि ये मसला, फ़लाँ मसला, ये है, वो है, बल्कि आप उसका सल्यूशन, आप उसका हल भी बताएं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने यही कहा। फ़िलासफ़र्स पर भी थोड़ी सी तनकीद की कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि पहले जितने भी फ़िलासफ़र्स थे, वो चीज़ों को ऊपर से देखते थे, यानी सोसाइटी का उन्होंने मुशाहदा किया या नेचर का मुशाहदा किया या कुछ भी था, लेकिन अपने आप को उससे अलग रखा, यानी अपने आप को उसमें नहीं गिना कि हम भी उसी माशरे का हिस्सा हैं या हमने इसमें कुछ तब्दीली लेके आनी है, बल्कि उन्होंने अपने आप को अलहदा करके सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया या नेचर को अंडरस्टैंड किया। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि द पॉइंट इज़ टू चेंज इट, कि जो भी मसला आप आइडेंटिफाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बात ये नहीं है कि आप सिर्फ बता दें कि ये बात है, बल्कि आप ये बताएं कि इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने भी इसके कुछ सल्यूशंस बताए कि आप कैसे कर सकते हैं या किस तरह से। ठीक है, तो वो एक अलग मौजू है, लेकिन क्रिटिकल थ्योरी में ये बात भी आती है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने जो क्लासिकल पॉलिटिकल थाट था और जो मॉडर्न पॉलिटिकल थाट है, उसको क्रिटिकली एनालाइज़ किया। ठीक है, इसको हम आगे ही देखेंगे ज़रा सही तरीके से। इसके अलावा जो ग्रामशी हैं, ये जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी सोसाइटी को एनालाइज़ करने में। तो जो ग्रामशी थे, इन्होंने कहा कि यानी इन्होंने उन्हीं के ही कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थाट को ही आगे लेके गए। इन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी है इन मेंटेन क्लास रूल, ये भी बहुत ज़्यादा अहम होती है कि जो रूलिंग क्लास होती है, जो एलीट क्लास होती है, ये अपने सोशल स्टेटस, अपने इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी रूल करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो आइडियोलॉजी होती है, जो एजुकेशन का निज़ाम होता है थ्रू आइडियाज़, उसके ज़रिए से भी ये रूल करती है, और ये ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे आगे। इसके बाद हाबरमास, जो जर्मनी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस बात का जवाब दिया, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि क्रिटिकल थ्योरी का मकसद है कि आप कैसे ह्यूमन इमांसिपेशन हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन इमांसिपेशन हासिल करें, तो लोगों में जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन है उसको आप इंक्रीज़ करें, यानी कि जो रिच और पुअर हैं, ब्लैक एंड वाइट हैं, मेल एंड फीमेल हैं, यानी जितने भी लोग हैं, इनमें जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, जितना ज़्यादा ये एक दूसरे के आइडियाज़ को, एक दूसरे के मसाइल को या एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप पीस कायम करने के ज़्यादा नज़दीक है, यानी उतनी ज़्यादा आप इमांसिपेशन कायम कर सकते हैं। इसी तरह ये जो मैंने आगे लिखा है कि ओपन डायलॉग फॉर ह्यूमन इमांसिपेशन, इसके अलावा ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं कि डेमोक्रेसी इनके मुताबिक इस बात का चांस देती है कि आप पीस कायम करें। तो ये इसका ओरिजिन था। ठीक है,
तो आइए अब हम इसकी मेजर अजम्पशन देखते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी के कोर वैल्यूज़ और कोर आइडियाज़ वो क्या हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं बुनियादी काम के मेजर अजम्पशन क्या हैं क्रिटिकल थ्योरी की। तो सबसे पहले ये बात करते हैं ह्यूमन नेचर की कि ये फ़िक्स नहीं है। जिस तरह हमने बात की थी कि रियलिज़म कहता है ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश, लिबरलिज़म कहता है ह्यूमन नेचर इज़ गुड, तो क्रिटिकल थ्योरी कहती है कि ह्यूमन नेचर इज़ नॉट फिक्स, बल्कि जिस तरह की आपकी सोसाइटी होगी, जिस तरह का आपका माशरा होगा, उस तरह की ह्यूमन नेचर होगी, यानी कि ह्यूमन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। तो मैंने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल भी दी थी कि एक अमीर घर में कोई अगर पैदा हुआ है, गरीब घर में पैदा हुआ है, तो 20-30 साल के बाद आप उन्हें देखेंगे तो उनकी नेचर में वाज़ह तौर पर बड़ा फ़र्क होगा। उनकी जो ग्रूमिंग है, उनकी जो सोशलाइजेशन है, वो बिल्कुल दो मुख्तलिफ माहौल्स में हुई है, तो उनमें एक वाज़ह फ़र्क होगा उनकी नेचर में। तो इसी तरह एक जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कोई डेमोक्रेसी में है, कोई डिक्टेटरशिप में है, तो जो बंदा जिस माशरे में रहता है उसकी नेचर उसी तरीके से डेवलप होती है। तो क्रिटिकल थ्योरी इस चीज़ को बड़ा क्रिटिकली देखती है। इसके अलावा पर्पज़ ऑफ थ्योरी, ये जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कार्ल मार्क्स बोलता है कि थ्योरी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप मसाइल को बताएं कि ये मसला फ़लाँ मसला या वो चीज़ है, बल्कि थ्योरी का मकसद ये होता है कि आप कोई सोल्यूशन पेश करें। ठीक है, यानी कि थ्योरी भी उन्होंने कहा कि दो तरह की होती है, एक जो स्टेटस को है उसे चैलेंज करती है, एक उसे मेंटेन उसे सपोर्ट करती है। तो थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको वो काम करना चाहिए कि जिसमें वो पॉवर्टी को, यानी पॉवर्टी के इशू को ले और इनइक्वलिटी के इशू को ले और इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, यानी ह्यूमन इमांसिपेशन, ह्यूमन निजात यानी इंसानी निजात आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका आप मुशाहिदा करें। तो ये थ्योरी का एक पर्पज़ होता है। इसके अलावा थ्योरी रिलेशनशिप होता है थ्योरी में और प्रैक्टिस में। क्रिटिकल थिंकर्स चीज़ों को, थ्योरी को उनकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखते हैं कि अगर कोई थ्योरी कोई ख़ास एजम्पशन देती है कि वो उनका व्यू ये है, तो वो प्रैक्टिकली जाके देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है, यानी चीज़ को वो क्रिटिकल एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आती है इस बात में कि जो लिबरल्स हैं, यानी कि लिबरलिज़म जो है, ये जब हमने लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव किया था तो उसमें हमने बात की थी कि लिबरलिज़म बेसिकली कैपिटलिस्ट है, ये कैपिटलिज़म का निज़ाम है। लिबरलिज़म फ्री मार्केट की बात करता है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेन ना करे, ठीक है, जिसमें फ्री एंड वॉलंटरली कंट्रैक्ट्स होंगे। वहाँ पर हर बंदा आएगा, वो अपनी स्किल्स को बेचेगा, अपने पैसे लेगा, यानी जो भी वो काम करना चाहता है वो अपनी मर्ज़ी से करेगा, गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन नहीं करेगी। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज़ किया और ये कहा कि जो लिबरल थाट है ये बेसिकली, जिस तरह मैंने ये लिखा है, बट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डोमिनेंट क्लास, यानी कि जिस तरह की डोमिनेंट क्लास सोचती है उस तरह का लिबरल पर्सपेक्टिव है। कि ज़ाहिर बात है जब फ्री मार्केट होगी वहाँ पर ओनर भी आएंगे, वहाँ पर फ्यूडल्स भी आएंगे, वहाँ पर जो बुर्जुआजी हैं, जो जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो सारे आएंगे, इसी तरह वहाँ पर मज़दूर भी आएंगे। फ्री मार्केट है, किसी ने इंटरवेन नहीं करना, किसी हुकूमत ने भी। तो ज़ाहिर बात है कि जो वर्किंग क्लास होगी वो हमेशा घाटे में रहेगी कि उनके पास सिर्फ उनकी जो लेबर है वही उनका सब कुछ है, और जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनको कम से कम पैसे पर, कम से कम वेजेस पर रखेंगे, उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो लेबर है उसको वो यूज़ करेंगे और इसी तरह वो अपना प्रॉफिट कमाएंगे। इसी तरह लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है, इसी तरह सरप्लस वैल्यू, ये दो कंसेप्ट हैं, आप इनको अलग से देख सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने लिबरल जो पर्सपेक्टिव था उसको बड़ा क्रिटिकली देखा। इसके अलावा जिस दौर में कार्ल मार्क्स था उस दौर में ये जो लिबरल आइडियाज़ थे ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे। ठीक है, तो जिस तरह हमने ऊपर देखा था कि थ्योरी में और प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है, तो कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ को भी क्रिटिकली एनालाइज़ किया कि जो लिबरल थाट है और उस माशरे में, जिस माशरे में कार्ल मार्क्स था उस दौर में भी ये काफ़ी डोमिनेंट था। तो कार्ल मार्क्स ने यह सोचा कि लिबरल तो बात करता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि अगर आप फ्री मार्केट करें, फ्री एंड वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट्स करें, ठीक है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट आप इंस्टीट्यूशंस बनाएं या फ़लाँ, तो आप इससे ज़्यादा, यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स प्रैक्टिकल में गया, उसने जब देखा, उसने माशरे को एनालाइज़ किया, तो उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। मसलन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इसका तो कोई यानी दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आता, बल्कि चंद एक लोग हैं, यानी जो एलीट क्लास है वो डोमिनेट कर रही है बहुत ज़्यादा लोगों पर, यानी जो वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जबकि जो एलीट क्लास है, जो सिर्फ चंद एक हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि अगर आप एलीट क्लास से पूछें कि लिबरल व्यू कैसा है, तो वो तो कहेंगे
कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि उनके तो वो फ़ायदे में है। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर आप लार्ज सोसाइटी यानी कि वर्किंग क्लास से जाके पूछें कि लिबरल व्यू कैसा है तो वो आपको बताएंगे कि वो कैसा है, ठीक है। तो इसी तरह कार्ल मार्क्स ने इस बात को क्रिटिकल एनालाइज किया कि डोमिनेंट आइडियाज़ क्या हैं, यानी कि थेरी क्या है, और प्रैक्टिस क्या है, यानी कि आप प्रैक्टिस में और उसमें कोई सेम चीज़ है या सेम चीज़ नहीं है। तो कार्ल मार्क्स इस नतीजे पर पहुंचा कि वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया है, बल्कि जो लिबरल आइडियाज़ हैं ये क्या करते हैं, लिबरल्स लेजिटिमाइज द डोमिनेंट क्लास, जो डोमिनेंट क्लास होती है उनके रूल को ये लेजिटिमाइज करते हैं। इसके अलावा दैट इज़ एक्सप्लॉयटेटिव, जो कि इस्तेहसाली निज़ाम है, एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। इसके अलावा डिस्क्राइब नॉट ट्रुथ बट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डोमिनेंट क्लास, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि लिबरलिज़म ये भी कहते हैं कि यानी वो चीज़ों को एक्सप्लेन करके ये बोलते हैं, यानी लाजमी है कि अब आपके लिए लाजमी है कि आप जो लिबरलिस्ट है यानी लिबरलिज़म है उसको पहले अंडरस्टैंड करें कि वो क्या होता है, उसके बाद आपको इन बातों की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो लिबरलिज़म अपनी बातों को एक्सप्लेन करके ये भी कहता है कि ये तो एक कॉमन सेंस है कि फ्री मार्केट है, हर बंदा वहाँ पर आए, अपनी लेबर को, अपनी स्किल्स को या जो कुछ भी उसके पास है उसको फ़रोख्त करे, कोई परचेज़ करना चाहता है परचेज़ करे और इस तरह बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स इस चीज़ को भी क्रिटिकली एनालाइज करता है कि ये जो कॉमन सेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्यू है, यानी कि जो इलीट्स हैं सिर्फ उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है और ये कुछ भी नहीं है, कुछ इसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस या ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स बोलता है कि बाय अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, कि इसमें बेसिकली कार्ल मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट है वो आ जाता है, कि जिसमें वो बात करते हैं कि पहले दौर में जो फ्यूडल लॉर्ड थे और प्रिजनर थे, ये दो सोशल क्लास थी, इकोनॉमिक क्लास थी, इन दोनों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है वो हिस्ट्री है। अब जब कैपिटलिज्म आया तो जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो ख़त्म हो गई और एक नई क्लास, यानी कि पहले फ्यूडल्स वर्किंग क्लास जो प्रिजनर थे उनका इस्तेसाल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ एक रेवोल्यूशन आया कि जिसमें जो फ्यूडल का निज़ाम था, फ्यूडलिज़म, वो ख़त्म हुआ और एक नई सोशल और इकोनॉमिक क्लास जिसे उसने बुर्जुआजी का नाम दिया, यह इमर्ज आई, ठीक है। तो इस सिलसिले में फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्जांपल दी जाती है, आप उस पर मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो जो नई क्लास अब वजूद में आई जिसे कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआजी का नाम दिया, तो ये उस वक़्त की बात की जिसमें कार्ल मार्क्स खुद रह रहा था, ठीक है। तो एक तो उसने माजी का बताया, फिर उसने प्रेजेंट का बताया और इसी तरीके से यानी कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में उसने प्रेडिक्ट किया कि आइंदा जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, जो प्रोलेटेरिएट है, ये बुर्जुआजी को ओवरथ्रो कर देगी, एक रेवोल्यूशन आएगा कि जिसके बाद एक क्लासलेस सोसाइटी कायम होगी जिसे उसने कम्युनिज़म का नाम दिया। तो ये भी बेसिकली एक क्रिटिकल एनालिसिस है कि आपने देखा कि माजी में क्या होता था, फिर मौजूदा सूरत हाल क्या है और अब फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिटिकल थिंकर्स इसको भी ऐसे देखते हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस नॉट ऑब्जेक्टिव स्टडी, ये जिस तरह ऊपर बात हुई थी कि जो पीछे जिस तरह हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की थी, तो वो हमें ब्रॉड स्ट्रक्चर्स बताते हैं कि कैपिटलिज्म का एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो अमीर है वो अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। गरीब चाहे भी तो वो अपनी सूरत हाल, अपनी कंडीशन को बदल नहीं सकता क्योंकि ब्रॉड स्ट्रक्चर्स ही ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह की एग्जांपल्स दी जाती है। तो जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि आप हमें सिर्फ यही ना बताएं कि स्ट्रक्चर्स क्या है, मसाइल क्या हैं या फ़लाँ चीज़, बल्कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ये होना चाहिए कि आप पॉवर्टी को, आप इनइक्वलिटी को, इनके इश्यूज़ को पकड़ें और ये बताएं कि आप कैसे मसाइल को हल कर सकते हैं, यानी कि आप हल बताएं कि इस मसले का हल क्या है, ये ना बताएं कि मसला क्या है, मसला भी बताएं लेकिन साथ में उसका हल भी बताएं। इसके अलावा ये जैसे हमने शुरू में बात की थी कि द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल क्लास सिस्टम कंसंट्रेट ऑन सोशल चेंज। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से मुराद कैपिटलिज्म है, सोशल क्लास सिस्टम से मुराद पहले फ्यूडल सिस्टम था, अब बुर्जुआजी सिस्टम है। तो ये दोनों मिल के कोई भी या किसी भी किस्म का अगर कोई सोशल चेंज आता है तो उसके रास्ते में ये रुकावट बनते हैं। तो इसकी हम अपने माशरे में भी एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारी जो इलीट क्लास होती है वो कभी भी वेलफेयर का काम नहीं करती, ठीक है। वो हमेशा लोगों को दबा के रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं इनको तालीम ना मिल जाए, कहीं ये पढ़ लिख ना जाए, अगर पढ़ लिख गए तो कल को ये हमारे ख़िलाफ़ बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो ज़मींदार होते हैं, हमारी जो इलीट क्लास है यानी इस तरह के जो लोग हैं वो स्टेटस को चाहते हैं, वो कहते हैं कि जैसी सूरत हाल है
है वैसी रहे। अगर कुछ चेंज आया तो जो हमारी पोजीशन है, हमारा जो सोशल स्टेटस है वो कायम नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकर इस तरह से भी चीज़ों को देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है और सोशल क्लास सिस्टम ये नहीं चाहते कि चेंज आए। इसके अलावा इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी ह्यूमन बीइंग, रिमोटनेस एंड डिसअफेक्शन, एलियनेशन, ये जिस तरह हमने एलियनेशन की बात की थी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग होता है, इंसान होता है, वो अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से बेगाना हो जाता है। यानी उसे लगता है कि यह चीज़ मैंने बनाई नहीं, हालांकि उसने ये बनाई होती है, वो मार्केट में होती है, वो बिक रही होती है, लेकिन जिस शख्स ने उसे बनाया होता है, चूँकि उसके पास पैसे नहीं होते कि वो उसको ओन कर सके, उसको परचेज़ कर सके, तो वो उससे एलियनेट हो जाता है। यानी कि वो पहली स्टेज में चीज़ों से एलियनेट होता है, दूसरी स्टेज में वो अपने आप से एलियनेट होता है, फिर वो माशरे से, फिर वो दूसरों से, यानी कि वो अपनी फितरत से, अपनी नेचर से भी एलियनेट हो जाता है। इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं कि मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन वो क्या है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि ऐसा कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये भी वो क्रिटिकली एनालाइज करके बताता है कि कैसे इंसान एलियनेट हो जाता है अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से, और ऐसा चूँकि एक ख़ास सोसाइटी की वजह से होता है, लिहाजा उस सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके जवाब में वो सोशलिज़म और कम्युनिज़म की बातें करता है। इसी तरह ये ऊपर वाली बात की ही कंटिन्यूएशन है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन लेबर है ये नॉट फॉर ह्यूमन नीड बट फॉर मार्केट, यानी कि इंसान की जो मजदूरी है, इंसान की जो लेबर है, वो इंसानों की फलाह के लिए नहीं है बल्कि मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए। इसके अलावा प्रॉफिट टू फैक्ट्री ओनर, जो उसका प्रॉफिट होता है, मैंने मार्केट में अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ बनाई है, सॉरी फैक्ट्री में मैंने एक चीज़ बनाई जो मार्केट में 1000 की बिकती है, जबकि मुझे उसकी उजरत सिर्फ 100 रुपया मिलती है, तो 900 रुपया जो प्रॉफिट है वो किसके पास जाएगा? फैक्ट्री ओनर के पास जाएगा। तो कार्ल मार्क्स बोलता है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये इसी तरीके से फलती फूलती है, इसे सरप्लस वैल्यू भी बोलती है। ठीक है, इसी तरह जो लेबर होती है एज अ कमोडिटी, यानी कि लेबर जिस तरह ऊपर मैंने बात की इंसानों की फलाह के लिए नहीं है बल्कि एज अ कमोडिटी, ये एक चीज़ है। कमोडिटी चीज़ को बोलती हैं। चीज़ क्या होती है कि आप उसे परचेज़ करते हैं, आप आगे किसी को बेच देते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया। तो लेबर भी एक कमोडिटी है। ये नहीं है कि कोई शख्स अपना जिस्म अपनी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो इंसानों की फलाह के लिए काम कर रहा है, वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो कार्ल मार्क्स इस तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर इंसानों की क्या सूरत हाल होती है। इसके बाद अहम बात आती है, कार्ल मार्क्स बोलता है कि जो एलीट क्लास होती है किसी भी माशरे में, ये नॉट ओनली थ्रू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए से ही चीज़ों को रूल नहीं करते। यानी यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि उनके पास जो ज़ाती मलकियत होती है उनकी, जिस तरह जागीरदार के पास, ज़मींदार के पास उसकी अपनी ज़मीन होती है, किसान उस पर काम करते हैं, किसानों की ज़मीन नहीं होती लेकिन उस पर जितना भी काम होता है वो किसान सारा काम करते हैं और प्रॉफिट बाद में ज़मींदार को जाता है। सो कार्ल मार्क्स बोलता है कि सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए ही एलीट क्लास रूल नहीं करती बट थ्रू आइडियाज़ और आइडियालॉजी, लेकिन वो आइडियालॉजी के ज़रिए भी रूल करती है। अब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये बेसिकली जो ग्रामशी हैं इटली के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनकी ये थ्योरी है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखी है, तो इसको हम यहीं पे ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा कार्ल मार्क्स आइडियालॉजी को डिफ़ाइन करता है। ये डेफिनेशन आप नोट कर लें, ये काफ़ी अहम है कि आइडियालॉजी क्या होती है कि सेट ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ विच रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक क्लास इंटरेस्ट। ये बड़ी अहम बात है, स्पेसिफिक क्लास इंटरेस्ट, एंड विच हेल्प टू कंसोलिडेट अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि ख़ास तरह का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है। तो स्पेसिफिक क्लास इंटरेस्ट से क्या मुराद हुआ कि वर्किंग क्लास या लोअर क्लास नहीं, बल्कि जो डोमिनेंट आपकी क्लास है, ठीक है, या कोई भी चीज़ इसमें हो सकती है, यहाँ पर लोअर भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, लेकिन क्रिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है कि नॉट ओनली थ्रू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बट थ्रू आइडियाज़ और आइडियालॉजी, तो एक जो ख़ास पर्टिकुलर क्लास है, जिस तरह कैपिटलिस्ट क्लास है, सरमायादार क्लास है, उनका जो क्लास इंटरेस्ट होते हैं, इसके अलावा विच हेल्प टू कंसोलिडेट अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि कैपिटलिज्म का निज़ाम, ये दो चीज़ें मिला के आइडियालॉजी बनती है। अब जो एलीट क्लास होती है वो इस ख़ास आइडियालॉजी को भी यूज़ करते हैं अपना रूल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो ये बेसिकली मैंने आइडियालॉजी की डेफिनेशन लिखी थी, आप इसको नोट कर लें, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा ये बात मैंने दोबारा रिपीट की है कि द फिलासफर्स हैव अंडरस्टूड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज़ टू चेंज इट, कि फ़िलासफ़र्स ने सिर्फ चीज़ों को समझा है कि क्या चीज़ कैसे है, क्या चीज़ क्या हो रही है, लेकिन मसला ये है कि आप चीज़ों को हल करें। यह कार्ल मार्क्स ने अपनी एक बात कही थी, यह भी आप नोट कर लें, काफ़ी अहम कोटेशन है। ये क्यों दी थी इसकी वजह मैंने आपको पीछे बताई है। इसके अलावा ये बात भी हो चुकी है कि इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूस नॉलेज,
कि या तो वो स्टेटस को, यानी कि वो जो भी थ्योरी देते हैं वो या तो स्टेटस को चैलेंज करती है या उसको सपोर्ट करती है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका काम है कि वो पॉवर्टी के, इनइक्वलिटी के इश्यूज़ को लें और उनका सल्यूशन, उनके हल पेश करें कि कैसे आप इनइक्वलिटी को, पॉवर्टी को, गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं और पीस कायम कर सकते हैं, या ह्यूमन इमांसिपेशन यानी इंसानी निजात, उसे आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ये आपका पर्पज़ होना चाहिए। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने क्लासिकल पॉलिटिकल थाट और मॉडर्न जो सोसाइटी है इनके दरमियान भी एक क्रिटिकल एनालिसिस किया। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं जो क्लासिकल पॉलिटिकल थाट था उसमें मोरालिटी और जस्टिस, ये दो चीज़ें बड़ी अहम थी, यानी कि लोगों की मोरालिटी की और लोगों का के दरमियान जो जस्टिस इंसाफ था, अखलाकियात की और इंसाफ की, इसकी बात की जाती थी। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें मोरालिटी तो दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक जस्टिस की बात है तो इनइक्वलिटी की हम ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म के निज़ाम में तो वो भी सारी बात नहीं है। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें टेक्निकल सॉल्यूशन दिए जाते हैं, यानी कि चीज़ों के रूट काज, जड़ की बात नहीं की जाती कि मसला क्या है, यानी अगर कोई शख्स परेशान है तो वो परेशान क्यों है, बल्कि कोई टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। जिस तरह फ़र्ज़ करें आजकल हमें कोई तकलीफ़ होती है जिसम में, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक टैबलेट दे देता है, पेन किलर या इंजेक्शन वगैरह या मुख्तलिफ़ चीज़ें, वक्ती तौर पर सुकून आ जाता है। ठीक है, रूट काज, उसकी जड़ का पता नहीं लगाया जाता तो दोबारा फिर से वो मसला दोबारा आ जाता है। इसी तरह जो हमारी सोसाइटी है इसमें मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं, जिस तरह चोरी वगैरह के, जिस तरह गुर्बत का काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो इन चीज़ों के टेक्निकल सॉल्यूशंस आजकल निकाले जाते हैं कि इनको रिलीफ पैकेज दे दो, इनको पैसे दे दो, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है पाकिस्तान में, या इस तरह की चीज़ें। ठीक है, आप रूट काज की बात नहीं करते कि कोई मसला है तो वो मसला है क्यों, क्या एजुकेशन की कमी है, क्या एजुकेशन देनी चाहिए, स्किल्स देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप उनको ख़ुद मुख्तार नहीं करते कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, आप एजुकेशन दें, आप यानी कि जड़ से चीज़ों को ख़त्म करें। और उनका एक बाकायदा मेथड होता है जिसकी मतलब जो बेस्ट हल होता है वो एजुकेशन होता है कि आप लोगों को एजुकेट करें, उनको स्किल्स दें कि वो अपना काम, अपने जो उनका इकोनॉमिक सोर्स है वो ख़ुद बन सके। लेकिन आप टेक्निकली उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। आप जिस तरह मैंने डॉक्टर की एग्जांपल दी कि पेन किलर दे दिया, ख़त्म होगी, दर्द फिर आ गई। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ जो पैकेजेस दे दिए जाते हैं जिससे मसला ख़त्म कभी भी नहीं होता बल्कि वो कंटिन्यू रहता है। तो रूट काज की आप बात करें, कार्ल मार्क्स कहता है आप टेक्निकल सॉल्यूशन ना दें। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऐसा होता है, ये कार्ल मार्क्स बोलता है। इसके अलावा पीपल फील हैप्पी बाय ओनरशिप ऑफ थिंग्स, ये भी कार्ल मार्क्स बोलता है कि कैपिटलिज्म के निज़ाम ने इस तरह से लोगों की ट्यूनिंग कर दी है कि वो अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में खुशी महसूस करते हैं कि मेरे पास इतनी जगह, मेरे पास इतनी है, मेरे पास इतनी मलकियत है, गाड़ी है मेरे पास, ये है फ़लाँ फ़लूँ। यानी कि जिसके पास जितनी ज़्यादा ओनरशिप होगी वो उतना ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करेगा। तो ये भी माशरे ने, जिस तरह हमने बात की थी नेचर की, कि जिस तरह की सोसाइटी होगी उस तरह की इंसान की नेचर होगी। तो कैपिटलिज्म के निज़ाम में इंसान की नेचर ऐसी होती है कि वो जितनी ज़्यादा उसके पास दौलत होती है उतना ज़्यादा वो खुश होता है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म वुड एवेंचुअली कोलैप्स। ये पीछे हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बात की थी कि कैसे उन्होंने माजी को देखा, प्रेजेंट को देखा और फिर कहा कि किस तरह प्रोलेटेरिएट बुर्जुआजी को ओवरथ्रो कर देगी और एक रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, जिसमें एक क्लासलेस सोसाइटी कायम होगी जिसे उसने कम्युनिज़म का नाम दिया। और ये क्यों होगा? ये कैपिटलिज्म के अंदर जो इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है उसकी वजह से होगा। चूँकि कैपिटलिज्म का निज़ाम इस्तेसाली निज़ाम है, एक्सप्लॉयटेशन पर मुश्तमिल है। तो जो मज़दूर हैं, वर्किंग क्लास है, उनमें एक शऊर, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, जो कार्ल मार्क्स के मुताबिक कि उसने बेसिकली एक अटेम्प्ट की है कि उसने चीज़ों को मुशाहिदा करके बता दिया कि इस तरह से, इस तरीके से मज़दूरों को उनका इस्तेसाल किया जाता है। अब मज़दूरों में शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। जब वो ये जान जाएंगे कि बेसिकली उन्हीं के हाथ का, ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं के हाथ की बनाई हुई हैं, सारा काम वही करते हैं, जब उन्हें ये बातें पता चल जाएंगी तो वो एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसकी एक एग्जांपल है और एक रेवोल्यूशन कार्ल मार्क्स के मुताबिक ड्यू है जो अभी भी आनी है। तो ऊपर तक जो हमने बातें की थी ये कार्ल मार्क्स के मुताबिक थी कि उन्होंने किस तरह क्रिटिकल थ्योरी को देखते हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी, एजुकेशन, मास मीडिया, ठीक है, टू कंसोलिडेट द रूल ऑफ पार्टिकुलर इकोनॉमिक क्लास। ये बेसिकली ग्रामशी के आइडियाज़ हैं। ग्रामशी जो इटली का पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, ठीक है, तकरीबन 15 से 20 साल वो जेल में रहा था, मुसोलिनी ने उसे जेल में रखा था। तो इसने अपनी जितनी भी फ़िलासफ़ी दी या जो अपने आइडियाज़ दिए वो जेल में दिए थे, इसके नोट्स थे कुछ, उससे अखज़ किया जाता है।
तो ये बोलता है कि इकोनॉमिक जो बेस होती है, यानी कि जिस तरह कार्ल मार्क्स बोलता है कैपिटलिज्म के निज़ाम में जो एलीट क्लास होती है वो डोमिनेट करती है। तो ग्रामशी बोलता है कि बात बिल्कुल ठीक है, और ये इसको आगे कंटिन्यू करता है कि किसी भी क्लास का रूल कायम करने में जो आइडियालॉजी होती है उसका बड़ा अहम रोल होता है। अब मिसाल के तौर पर ये मिसाल देता है कि कॉलोनियलिज़म की मिसाल देता है कि आप किसी कंट्री को कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, तो बाय फोर्स उसको मेंटेन रखना मुश्किल होता है। यानी शुरू में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको बाय फोर्स अपने अंडर रखें, अपने सबऑर्डिनेट रखें। लेकिन अगर आप किसी भी कॉलोनी पर लॉन्ग टर्म में रूल करना चाहते हैं तो लाजमी है कि आप उनके आइडियाज़ को डोमिनेट करें, ठीक है, आप उन पर आइडियालॉजिकल बर्तरी हासिल करें, डोमिनेशन हासिल करें। तो इसी बात को ये माशरे पर भी अप्लाई कर देता है कि किसी भी एक कंट्री में, किसी भी सोशल क्लास में, माशरे में अगर दो तरह की क्लासेस हैं, वर्किंग क्लास है, एलीट क्लास है, ठीक है, इस्तेसाल किया जा रहा है वर्किंग क्लास का, तो उस इस्तेसाल को बरकरार रखने में आपको फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप उसको लंबे अरसे तक मेंटेन रखना चाहते हैं तो लाजमी है कि आपके पास एक ख़ास तरह की आइडियालॉजी हो। उस आइडियालॉजी को यूज़ करके आप अपना रूल लंबे अरसे तक मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह वो एजुकेशन की बात करता है कि चूँकि कैपिटलिज़म के निज़ाम में हर चीज़ एलीट क्लास डोमिनेट करती है, वर्किंग क्लास तो बेचारी वर्किंग क्लास होती है, वो सिर्फ काम करने के अलावा और कर भी क्या सकती है। तो जो एलीट क्लास होती है उसके हाथ में आइडियालॉजी भी होती है, एजुकेशन भी होती है कि वो, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रुथ नहीं बताया जाता कि ये ट्रुथ है, बल्कि वो उसके बारे में लिखता है कि वो रिसीव्ड ट्रुथ हासिल करते हैं, यानी कि उनको बताया जाता है कि ये ट्रुथ है, ये नहीं बताया जाता कि ये ट्रुथ है, सॉरी, यानी कि बताया जाता है कि ये ट्रुथ है, लेकिन वो ट्रुथ हकीकत में ट्रुथ होता नहीं है, बल्कि वो टोल्ड ट्रूथ होता है, बताया हुआ सच होता है कि आपने इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, ठीक है, यही सच है, हालांकि वो सच नहीं होता। तो चूँकि एजुकेशन एलीट क्लास के हाथ में होती है, लिहाजा वो उसको अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी मैनिपुलेट करके बच्चों के जहन में डाले, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल्स इन्हीं थ्योरीज़ के पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं कि जिस तरह ऊपर लिबरलिज्म बोलता है कि आप फ़लाँ तरीके से ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल अचीव कर सकते हैं। अब एक यानी कि ये एजुकेशन आपको दी जाए, अब बच्चे, यानी कि ज़ाहिर बात है बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी जब जो ग्रूमिंग होती है वो बड़ी ज़्यादा अहम होती है। तो वो अगर यही समझ ले कि वाकई यही सच है, यही सब कुछ है, तो वो उसी के मुताबिक चीज़ों को आगे एनालाइज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरह उसका जो ज़हन है आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके में आजकल के दौर में जो मैस मीडिया है वो इंतहाई ज़्यादा अहम है, ठीक है, फर्स्ट हैंड सोर्स है किसी भी इन्फॉर्मेशन को हासिल करने का। जिस तरह से मीडिया आपको बताता है आप उसी तरीके से चलते हैं। आजकल के दौर में जैसे आजकल के दिनों में जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो मीडिया आपसे कहता है कि बाहर नहीं निकलना, आप बाहर नहीं निकलते, मास्क पहन कर निकलना है, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, फ़लाँ, ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए होता है, आप सबसे पहले टीवी ऑन करते हैं, ख़बरें लगाते हैं, और जिस तरह का मीडिया आपको बता रहा होता है आप उस तरह से ही अपने ख़यालात को मोल्ड करते हैं कि ऐसी ही बात है, और इसी तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। इसी तरह ग्रामशी बोलता है कि जो पुलिस होती है ये भी चूँकि एलीट क्लास के कंट्रोल में होती है, तो वो उनके इंटरेस्ट को ही परस्यू करती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई रेवोल्यूशन, कोई स्ट्राइक या जो स्टेटस को ख़त्म करने के लिए कोई भी कोशिश की जाती है तो फिर पुलिस को यूज़ किया जाता है उस चीज़ को दबाने में, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रामशी के आइडियाज़ थे। उसने क्रिटिकली सोसाइटी को एनालाइज़ किया और आइडियालॉजी और एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि कैसे रूलिंग क्लास जो होती है वो आइडियालॉजी को यूज़ करती है। आइडियालॉजी में फर्दर आप कल्चर को और रिलीजन को लेते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में आप जाना चाहें तो जिस तरह रिलीजन में ये बिलीफ्स होते हैं कि आप जैसे हैं आपकी हालत, यानी कि अल्लाह ने जिस हाल में आपको रखा आप उसी में खुश रहें। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, ये किस्मत की बात है, इसी तरह वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो हमारी डोमिनेंट क्लास होती है वो इस तरह की बातें लोगों के ज़हन में डाल देती है, ठीक है। जिस तरह ये आगे मैंने लिखा है कि पीपल आर परस्यूडेड, उनको बता दिया जाता है कि जैसा है वो जस्ट एंड फेयर है, मसला क्या है, अल्लाह ने जिस तरह अल्लाह ने किसी को दौलत दी है, किसी को गरीब रखा है, इस तरीके से। तो यानी कि आप वो क्रिटिकली इस चीज़ को देख रहे हैं कि हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप सब लोगों में बराबरी कायम कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो वो आप नहीं करते, आप उनका इस्तेसाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है और ये नेचुरल है, बल्कि ये ख़ुद बनाया गया निज़ाम है और इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ये क्रिटिकली एनालाइज़ करता है। इसके अलावा ग्रामशी बोलता है
कि अगर आप कोई जंग जीतना चाहते हैं तो सिर्फ उसे ग्राउंड पर नहीं जीतना, बल्कि आल्सो इन द रियलम ऑफ आइडियाज़। ठीक है, जिस तरह मैंने ये ऊपर एग्जांपल दी कि जिस तरह कॉलोनीज़ बनाते हैं तो बाय फोर्स भी आपको मेंटेन कर रखना पड़ता है, लेकिन थोड़े अरसे तक आप कर सकते हैं। लंबे अरसे तक रूल करना है तो फिर आपको चाहिए कि आप उनके आइडियाज़ को डोमिनेट करें। ठीक है, आइडियोलॉजिकली आप उन पर बर्तरी हासिल कर लें। तो इस तरीके से ये चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करता है। इसके बाद सबसे आखिर में आता है हैबरमास, जो जर्मनी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। ये सॉल्यूशन देते हैं कि किस तरीके से आप ह्यूमन इमांसिपेशन अचीव कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है किसी भी सोसाइटी में, चाहे कोई एलीट है, वर्किंग क्लास है, या जैसा भी निज़ाम है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रीज़ करें। जितनी ज़्यादा लोगों में कम्युनिकेशन होगी, जितना ज़्यादा वो आपस में एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को जानेंगे कि दूसरा क्या सोचता है और मैं क्या सोचता हूँ, तो इतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ह्यूमन इमांसिपेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मोरालिटी की और जस्टिस की बात करता है कि जो मुआशरा जितना ज़्यादा मोरल होगा, यानी अखलाकियात के असूलों पर कायम होगा, और जितना ज़्यादा वो जस्टिस के असूलों पर, इंसाफ के असूलों पर कायम होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ह्यूमन इमांसिपेशन को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन सारी चीज़ों का जो सल्यूशन है वो एक चीज़ में रखते हैं कि डायलॉग एंड डेमोक्रेसी, यानी कि ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का निज़ाम ऐसा निज़ाम है कि जो इस बात को ऑफ़र करता है, यानी किसी हद तक इस बात का सल्यूशन देता है कि आप इक्वलिटी को कायम कर सकें। चूँकि डेमोक्रेसी में सबका वोट एक बराबर होता है, एक जो एलीट होता है और एक जो वर्किंग क्लास का होता है, सबका वोट एक बराबर होता है। तो डेमोक्रेसी में एक इक्वलिटी, फॉर्मल इक्वलिटी आप कायम कर सकते हैं, और इसको आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके दुनिया में डेमोक्रेसी कायम करके आप एक मॉरल और जस्टिस माशरे का क़याम अमल में ला सकते हैं। तो यह था एक ओवरऑल क्रिटिकल, इसकी जो मेजर अजम्पशन थी क्रिटिकल थ्योरी की, कि वो बेसिकली चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, किसी एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख रहे कि ये चीज़ ऐसी है, बल्कि हर लिहाज से वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी उसको एनालाइज किया, ग्रामशी ने फर्दर उसमें डेवलपमेंट की, और हबरमास हमें बताते हैं कि आप कैसे इसका सल्यूशन कायम कर सकते हैं। अब बेसिकली जो इसके मेजर थीम्स हैं उसमें ये फर्दर कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब हम देखेंगे कि ये क्रिटिकल थ्योरी स्टेट एंड पावर के बारे में, इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी, और इन सारी चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देखती है। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये वीडियो यहाँ तक की, उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी हद तक पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।